नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे साइंस के 100 क्वेश्चन जो कि आपको जो सीटेट पेपर 2 है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और जो नीट एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको जो है काफ़ी काम आएंगे। इस साथ ही अगर आप जो है 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में और आपके पास बायोलॉजी है तो उसमें भी आपके लिए उपयोगी हैं। और जिन भी एग्जामों में जो साइंस है वो आती है उनके लिए उपयोगी है। जैसे DSSB जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके जो 100 क्वेश्चन है साइंस से आते हैं। इसके अलावा NVS हो गया, KVS हो गया, तो जिनमें भी जो साइंस है वो आती है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पूरे 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी यानी साइंस के। और इससे पहले मैंने ये जो चैप्टर है कोशिका, अगर मैं सीटेट की बात करूँ, सीटेट के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में जो सीटेट पेपर 2 वाले स्टूडेंट हैं उनमें साइंस के रूप में पहला ही लेसन है सेल यानी कोशिका। तो उसको मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट भी करवाया है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने करवा दिए हैं। जिनसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने प्रीवियस जो क्लासेज हैं तो उनमें कराए हैं। यदि आपको उनके बारे में जानना है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। उन दोनों वीडियो के नीचे जो है आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं जो आपका सीटेट का पेपर 2 है उसके लिए साइंस की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। तो मैंने पहले जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है उसको शुरू किया है। जैसे ही ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 क्वेश्चन मैं और लेकर के आऊँगा जिनमें जो सीटेट प्रीवियस एग्जामों में इस लेसन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे लेकर के आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर केमिस्ट्री की आपकी क्लास लगेगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर है। तो देखिए पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये होते क्या हैं। देखिए इससे पहले की जो मैंने 2 क्लासेज हैं उनमें मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। तो जो पहली क्लास है उसमें अच्छी प्रकार से पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो प्रोकैरियोट होता है जो पूर्व केंद्रीय जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब जिनमें जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है, या आप ये कह सकते हैं आरंभिक केंद्रक होता है, ठीक है। असत्य केंद्रक होता है, मतलब सत्य केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, वो होता है प्रोकैरियोट। जैसे जो जीवाणु कोशा होती है या नीली हरी शैवाल होती हैं, ये जो होती हैं सभी ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें अच्छी प्रकार से जो विकसित है वो केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है, कला होती है, यानी कि केंद्रक जिससे घिरा होता है उसे कहते हैं केंद्रक कला। तो देखिए यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य अंतर क्या है। कोशा कला अनुपस्थित होती है। तो देखिए कोशा कला जो है, कोशा कला वो अनुपस्थित नहीं होती। बी वाले की जगह हम बात करें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, राइबोसोम उपस्थित होता है या केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य अंतर की, तो इसमें मुख्य अंतर ये है कि इसमें जो प्रोकैरियोट्स है इसमें जो केंद्रक कला है वो अनुपस्थित होती है। मतलब इनमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, वो कला के अंदर नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। और उस ऐसे केंद्रक को कहते हैं हम आरंभिक केंद्रक, या आप ये कह सकते हैं कि जिसमें आरंभिक केंद्रक होता है उसे कहते हैं कि उसमें केंद्रक जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है, इनमें जो केंद्रक कला है ना वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो केंद्रक है वो किस में अनुपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोट्स में जो है जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं, जीवाणु आता है, जितने भी बैक्टीरिया सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जो नीली हरी शैवाल हैं जैसे नोस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, डायटम्स हो गया, ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो फिलहाल इसमें जो आंसर है वो बी वाला होगा, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी प्रकार से हम जो हर एक क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन इनसे संबंधित है वो आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है। तो किसमें की जाती है, तो देखिए जो केंद्रक है इसके आधार पर जो तुलना की जाती है वो की जाती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में जो केंद्रक है वो नहीं मिलता, या आप ये कह सकते हैं जो केंद्रक मिलता है वो जो है कला के अंदर नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है उसके चारों तरफ कला नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो केंद्रक के आधार पर जो तुलना की जाती है वो की जाती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो जो यूकैरियोट्स होता है, यूकैरियोटिक में जो है अच्छी प्रकार से विकसित केंद्रक मिलता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट में जो केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता है, डेवलप नहीं होता, उसे आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है तो प्रोकैरियोट में, ठीक है। और किस में होता है अनुपस्थित, नीली हरी शैवाल में, जीवाणु में। तो हो सकता है वहाँ पर प्रोकैरियोट ना होकर के क्या आ जाए, उनके नाम आ जाए। तो किस में होता है, नीली हरी शैवाल में, और किस में होता है, और होता है जीवाणु में। तो नीली हरी शैवाल मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं, नोस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, इसके अलावा डायटम्स हैं, इनके आप नाम याद रख लेना, बस इतना ही काफ़ी है। तो देखिए केंद्रक के आधार पर जो तुलना की जाती है वो की जाती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। तो यूकैरियोट में केंद्रक होता है अच्छी प्रकार से सुविकसित होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट है इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए
3 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोट है इसमें कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, तो देखिए जो केंद्रिका है, केंद्रिका जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोट कोशा होती है उनमें जो केंद्रिका है जो केंद्रिका है ये अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला भी अनुपस्थित होती है और रिक्तिका, ये तीनों की तीनों जो संरचना है ये प्रोकैरियोट कोशा में जो है अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा डी वाला होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्रोकैरियोट जो कोशा है उसमें ना तो केंद्रक कला होती है, ना ही केंद्रिका होती है, ना ही रिक्तिका यानी वैक्यूल होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस आप इसको जो है ऐसे याद रख लेना। 4 में है जीवन की भौतिक आधारशिला, मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। तो किसे कहते हैं जीवन की भौतिक आधारशिला, तो वो कहते हैं जीव द्रव को। ठीक है, किसे कहते हैं जीव द्रव को। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जीव द्रव, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जो जीव द्रव की जो भौतिक जीवन की भौतिक आधारशिला वो जीव द्रव को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये कहा था हक्सले ने। ये भी आप याद रखिए, साथ ही साथ पूछ लिया जाता है कि जो जीव द्रव है उसे जीवन की भौतिक आधारशिला यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, ये कहा था हक्सले नामक साइंटिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है। तो जो इसमें आंसर है वो होगा सी वाला ऑप्शन, सी वाला इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। तो जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होती है यही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, इसी से क्या होता है, इसी से जो है प्रकाश जो है वो उसमें आता है। तो आंसर कौन सा होगा, वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 है द्विचक्राकार रचना या डबल हेलिक्स, इंग्लिश में कहेंगे डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। तो जो डबल हेलिक्स है यानी द्विचक्राकार रचना का डीएनए का मॉडल वो किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था वाटसन तथा क्रिक ने। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो याद रखना काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डबल हेलिक्स है यानी द्विचक्राकार रचना वाला जो डीएनए है इसका मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो जो राइबोसोम है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना ही जो राइबोसोम है उसका मुख्य कार्य होता है। बहुत बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो सीटेट एग्जाम है, नीट एग्जाम है, DSSS भी, इन सभी में जो है ये आने लायक हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कोशा में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला 3। तो कोशा में 3 प्रकार के RNA होते हैं। कौन कौन से होते हैं, rRNA, tRNA और mRNA। ठीक है, mRNA। तो tRNA होता है ट्रांसफर RNA, ठीक है, और जो mRNA होता है मैसेंजर RNA, और जो होता है आपका RNA तो होता है राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो 3 प्रकार के RNA कोशा में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा बी वाला, याद रखना। 9 क्वेश्चन में पूछा गया है कोशा सेल। ठीक है, कोशा या कोशिका सेल सब एक ही बात है। कोश सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा, तो ये जो देखा था कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो किसके कारण जो जंतु कोशिकाएं होती हैं एनिमल सेल या उनसे जो है वो डिफरेंट भिन्न होती हैं। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, पादप कोशिका में जो है तो दृढ़ कोशा भित्ति यानी सेल वॉल वो पाई जाती है, जो कि एक क्या होती है निर्जीव होती है और जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन करना आसान नहीं होता, सिर्फ जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं वही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। और जो कोशा भित्ति किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशा भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल की बनी होती है, जो कि केवल पादप कोशा में ही मिलते हैं। ठीक है, जंतु कोशा में पादप कोशा नहीं पाई जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है जो जंतु कोशा और पादप कोशिका है इसमें क्या है अंतर का आधार भी है, क्योंकि पादप कोशा में दृढ़ कोशा भित्ति यानी सेल वॉल मिलती है, बट जो जंतु कोशा है उसमें जो पादप कोशा है कोशा भित्ति है वो नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि
जो जंतु कोशाशय में तारककाय यानी सेंट्रोसोम मिलता है, लेकिन जो पादप कोशाशय इसमें तारककाय नहीं मिलता, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो पादप कोशा में क्या होता है, कोशाभित्ति मिलती है, और जंतु कोशा में क्या होता है, तारककाय मिलता है। फिलहाल इसमें जो आंसर है वो सी वाला होगा कि निम्नलिखित में से किसी कारण पादप कोशा जंतु कोशाओं से भिन्न है। तो पादप कोशा में दृढ़ कोशाभित्ति मिलती है, जबकि जंतु कोशा में दृढ़ कोशाभित्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कोशा में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो देखिए कोशिकांग, कोशिका अंग यानी कोशिका का अंग, कोशिका का पार्ट। तो कोशिका का पार्ट कौन सा है में ये पूछा गया है। तो देखिए कोशिका के पार्ट जो हैं मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक, जो भी जितने भी सारे हैं, गाल्जिकाय है, लोमोसोम्स है, इसके अलावा जो केंद्रक है और साइटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, ये सभी क्या है, ये जो है सभी के सभी जो है कोशा के जो है पार्ट, कोशिका के क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, तो कोशिकांग आपको समझ में आ गया। अब ये इसमें कह रहा है कि इन कोशिकांग में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो आप याद रखना जो प्लास्टिड है, मतलब लवक, हिंदी में कहते हैं लवक, इंग्लिश में प्लास्टिड। ठीक है, तो जो प्लास्टिड है, जो लवक है, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है। तो याद रखना जरूर, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो किस में होता है। तो देखिए अब जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर होगा इसमें ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सिर्फ जो क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ उसी को देखते चलेंगे, ज़्यादा नहीं तो जो 100 क्वेश्चन है वो कवर नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक का अर्थ होता है जिससे कोई पदार्थ मिलकर बना होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो DNA है वो किसका बहुलक है, अर्थात किससे मिलकर के बना है DNA। तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, इनसे मिलकर के काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, DNA का निर्माण करते हैं। तो आंसर इसमें जो होगा वो होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो याद रखना सभी जो क्वेश्चन हैं सेल के सारे इंपॉर्टेंट है, और किसी न किसी एग्जाम में सभी ये क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए प्रोकैरियोट कोशा में। तो देखिए 70 इस प्रकार के जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशा, तो देखिए यूकैरियोटिक कोशा में भी 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा इसमें सी वाला, दोनों में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 15 क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था, तो ये कहा था हक्सले ने। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हक्सले ने कहा था जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो जो जीव द्रव्य है इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जो है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो जीव द्रव्य है वो नाम किसने दिया था, तो परकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य नाम जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है, लवक की खोज किसने की। तो जो लवक है लवक की खोज की थी हिकेल ने। ठीक है, कहीं आपको हिकेल मिलेगा, कहीं आपको हेकेल मिलेगा, तो आंसर होगा इसमें पहला वाला ही ऑप्शन होगा, हेकेल ने। अगला क्वेश्चन है, 1 मिली माइक्रोन है। ठीक है, तो 1 मिली जो माइक्रोन है ये किसके बराबर होता है, तो आंसर होगा इसमें बी वाला ऑप्शन, 10⁻⁶ mm मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो जो 1 माइक्रोन है वो होता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। कई बार जो क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जैसे पिकोमीटर हो गए, सेंटीमीटर हो गए, फेक्टोमीटर हो गए, उनकी मैं बाद में एक क्लास अलग से बना दूंगा, एक वीडियो। फिलहाल आप जो क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है। तो इसका मतलब होता है एंगस्ट्रोम। ठीक है, याद रखना इसका मतलब होता है माइक्रोन, ये जो बना होता है ऐसा इसे माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रोम जो बराबर होता है वो होता है 0.01 माइक्रोन मिलीमीटर। ठीक है, सॉरी मिलीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, तो 0.01 माइक्रोन मीटर, तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो कोशिकांग है, इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, तो आंसर सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, 22वां, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज की थी नोल और रस्का नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की। तो जो लाइसोसोम है इसकी खोज की थी डी डुवे ने, तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कोशावाद मतलब सेल थ्योरी, तो ये इसका विचार किसने दिया था। तो देखिए जो स्लाइडेन और स्वान नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो कोशावाद है यानी सेल थ्योरी वो दी थी, तो आंसर होगा सी वाला। उसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगला क्वेश्चन है 25वां, हरित लवक
यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो जो सिम्पर नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है हरित लवक की खोज की थी। तो आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका ऊर्जा गृह या पावर हाउस। ठीक है, कहीं कहीं आपको जो क्या मिल सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का सिक्का जो कहते हैं वो कहते हैं एटीपी को। ये आप याद रखिए। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोशा में केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आंसर होगा डी वाला। ठीक है, और आप याद रखना कि जो कोशिका है, कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, लेकिन जो केंद्रक है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोनों में ही रॉबर्ट जो है वो सेम है, लेकिन सरनेम में ही थोड़ा अंतर है। तो इनका नाम ब्राउन है जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी, और उनका नाम है जिन्होंने कोशिका खोज की थी उनका नाम है हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, याद रखना। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि आप इनके इंग्लिश में नाम याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, की खोज किसने की? तो जो अंतर्द्रव्य जालिका है या अंतःपरद्रव्य जालिका भी आपको कहीं हिंदी में देखने को मिलेगा, या कहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो खोज की थी वो की थी पोर्टर ने। ठीक है, तो किसने की थी? पोर्टर ने, और इनका पूरा नाम है KR पोर्टर। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो देखिए जो ग्लाइकोजन है, मंड है, ग्लूकोज है, ये तीनों के तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन जो मेथायोनिन है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखती है 30 वाला क्वेश्चन। 30 में कहा गया है निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी के जो दोनों हैं ग्लिसरॉल और ग्लूटामाइन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। 31वां क्वेश्चन पूछा गया पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है 32, और ये बात यहाँ से याद रखना, जो सेलुलोज है ये एक जो कार्बोहाइड्रेट है उसी का टाइप है जिसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, तो संश्लेषण करता होता है निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? तो होता है राइबोसोम में। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो राइबोसोम में उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य जो है वो है प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो करना या प्रोटीन का निर्माण करना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है DNA यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मॉडल किसने तैयार किया था? फर्स्ट ऑप्शन है वाटसन ने, सेकंड है क्रिक ने, और सी वाला ऑप्शन है विल्किंस ने। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। इन तीनों ने मिलकर जो DNA है उसका मॉडल तैयार किया था। बिल्कुल याद रखना, DNA से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राना और स्ट्रोमा पट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ग्रामा और जो पट्टिकाएँ हैं, ग्राना और स्ट्रोमा पट्टिकाएँ वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं हरित लवक में। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, हरित लवक में। ठीक है, और साथ ही यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, प्रकाशीय अभिक्रिया वो हरित लवक के किस में होती है? तो वो ग्राना में होती है। यहाँ पर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार कि जो ग्राना है, ठीक है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो हरित लवक के किस में होती है? तो ग्राना में होती है। साथ ही जो स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा का भी आप याद रखना। तो जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। 34 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फटाफट। 35 में पूछा जा रहा है 17 राइबोसोम के कौन से 2 भाग हैं? तो देखिए जो 17 राइबोसोम है वो होते हैं किस किस के भाग होते हैं? 50S और 30S। ठीक है, तो S का मतलब होता है सब यूनिट। ठीक, तो 17 राइबोसोम के कौन से 2 भाग होते हैं? 50 और 30। ठीक है, तो जो राइबोसोम है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। मैं थोड़ा सा छोटा आपको रफली बना के दिखाता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 सब यूनिट हो गई, एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली। तो जो ऊपर वाली सब यूनिट है वो होती है कितने की? 30S की। और जो नीचे वाली है ये कितने की होती है? 50 की। ऊपर वाली कितने की हो गई? 30 सब यूनिट की, ऊपर वाली हो गई 30 की, और नीचे वाली कितने की हो गई? 50 सब यूनिट की। ठीक है, टोटल मिलाकर के 80 होता है। लेकिन ये दोनों को जो है जब इनको देखते हैं मिला करके एक साथ मिलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो है स्ट्रक्चर कितनी है इनकी? वो 17S प्रकार के राइबोसोम की तरह है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि 50 और 30 तो 80 होता है। ठीक है,
80 होता है, लेकिन जो इनकी जो उपभाग होते हैं वो कितने के होते हैं, दोनों वो 50 और 30 के जरूर होते हैं, लेकिन ये जो दोनों मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम कितने प्रकार का बनता है, 70S राइबोसोम बनता है। ठीक है, तो जो सब यूनिट कितने की होगी, 70 की होगी। इसको आप याद रखना, कभी आप गलत ना करके आ जाएं। कभी आप ये सोचो कि जो 70 है, 70 में जो है 50 और 20 की होगी। देखिए 50 और 20 भी ऑप्शन में है, तो इसको जरूर याद रखना। तो आंसर इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, 36 में भी ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं उसके कौन से दो भाग हैं। ठीक है, तो जो 80S होते हैं उनके जो भाग होते हैं वो होते हैं 40 सब यूनिट और 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट। तो जो ऊपर वाली है वो 40 की होती है, नीचे वाली 60 की होती है। ठीक है, दोनों मिलाकर के 100 होता है, लेकिन जो राइबोसोम है वो कितने का होगा, 80S का होगा। आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो जो कोशिका है, कोशिका में दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक तो 70S के और एक 80S के। तो प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम मिलते हैं, जो यूकैरियोट होता है यूकैरियोट में 70 भी मिलते हैं और 80S के भी राइबोसोम मिलते हैं प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37वें क्वेश्चन में जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है। तो आंसर इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जैव रासायनिक क्रिया है। तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 38 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है। तो जो RNA और DNA दोनों में पाया जाता है वो पदार्थ कौन सा है। तो देखिए जो एडेनिन है, एडेनिन जो है ये दोनों के दोनों RNA में मिलता है और DNA में मिलता है। ठीक है, तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। यदि हम बात करते हैं थायमिन की, तो थायमिन ऐसा पदार्थ है जो केवल किस में मिलता है, DNA में मिलता है, और यूरेसिल किस में मिलता है, केवल RNA में मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन किस में मिलता है, RNA और DNA दोनों में मिलता है, लेकिन जो थायमिन है केवल DNA में मिलता है, और जो यूरेसिल है वो केवल RNA में मिलता है। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ DNA में नहीं पाया जाता है। तो देखिए DNA में मैंने आपको भी बताया कि यूरेसिल किस में मिलता है, सिर्फ RNA में। ठीक है, तो RNA में जो है यूरेसिल मिलता है, तो DNA में वो नहीं मिलेगा। तो एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन ये तीनों के तीनों जो पदार्थ है DNA में मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। आप याद रखिए। ठीक है, कभी कभी अंतर भी इसमें पूछ लिया जाता है कि इन दोनों का में जो मुख्य अंतर है वो उसका आधार क्या है। तो आप याद रखें कि जो DNA है, DNA में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, लेकिन जो RNA है थायमिन के स्थान पर उसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ यूरेसिल। बाकी तीनों पदार्थ में सेम है, एडेनिन भी मिलता है RNA में, गवानिन भी, साइटोसिन भी, लेकिन थायमिन के स्थान पर क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। DNA में क्या मिलता है, एडेनिन मिलेगा, गवानिन मिलेगा और साइटोसिन मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा। तो अब आपको पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA में नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो थायमिन है वो RNA में नहीं होता, क्योंकि ये किस में मिलता है, सिर्फ DNA में मिलता है। बाकी तो उससे जो है कॉमन होते हैं, लेकिन जो थायमिन है ये क्या होता है, ये सिर्फ DNA में होता है, और RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्वेश्चन में है, साइटोसिन पाया जाता है। तो जो साइटोसिन है किसमें पाया जाएगा, RNA तथा DNA दोनों में ही पाया जाता है। मैंने भी आपको बताया कि साइटोसिन, गवानिन और एडेनिन ये तीनों के तीनों जो है DNA, RNA दोनों में मिलते हैं, लेकिन जो थायमिन है वो DNA में मिलता है, और जो यूरेसिल है वो RNA में मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसमें सी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने जो है जीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मैकक्लिंटोक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। तो आंसर होगा यहाँ पर मक्का। ठीक है, तो मक्का के पौधे पर जो मैकक्लिंटोक है उन्होंने आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। साथ ही यदि पूछा जाए कि जो मटर है, मटर के पौधे पर किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का अध्ययन किया था, तो वो क्या था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवंशिकी है उसका पिता भी कहा जाता है, उन्होंने ही जो क्या किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यदि पूछ लिया जाए कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए थे, तो मटर पर किए थे। या मटर पर किसने किए थे प्रयोग, तो वो किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो अब फिलहाल इसमें जो आंसर है वो मक्का होगा। ठीक है, तो मैकक्लिंटोक ने कौन से पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था, मक्का पर। अगला क्वेश्चन है 44, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहते हैं गोल्जी काय को। आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, गोल्जी काय को। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम सर्वप्रथम दिया। तो किसने दिया था, परकिंजी ने दिया था। मैंने आपको बताया था परकिंजी ने जो है जीवद्रव्य नहीं प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, लेकिन खोज किसने की थी, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एवर्नी लवक है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नाम याद रखना। तो एवर्नी जो लवक होते हैं ये होते हैं रंगहीन। ठीक है, ए का मतलब हो गया नहीं, वर्णी का मतलब हो गया रंग। ठीक है, और लवक आप जानते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो जिसमें कोई भी रंग ना हो तो क्या होगा, वो रंगहीन होगा। तो आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जो लवक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसमें बता देता हूँ। एवर्नी लवक यानी कि जिसमें रंग कोई भी नहीं होता है, एवर्नी लवक जिसे कहते हैं। दूसरा होता है हरित लवक, और एक होता है वर्णी लवक।
ठीक है। तो जो हरित लवक है वो हरे रंग के होते हैं, जो वर्णीय लवक है वो पीले, लाल, बैंगनी, ये सब वर्णीय लवक ही होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो टमाटर है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो वर्णीय लवक के कारण होता है। किसी कारण होता है? वर्णीय लवक के कारण होता है। उसी प्रकार से यदि पूछ लिया जाए किसी किसी पत्तियों का जो पीला रंग है वो भी क्यों होता है, तो वो भी जो है वर्णीय लवक के कारण ही होता है, ठीक है। तो एक वर्णक होता है ज़ैंथोफिल, जिसके कारण जो पत्तियां उनका रंग जो है पीला होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज़ैंथोफिल वर्णक है, तो इसमें जो आंसर है वो होगा डी वाला ऑप्शन, पीले रंग के, ठीक है। तो जो ज़ैंथोफिल वर्णक होता है पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है पर्णहरिम पाया जाता है, तो जो पर्णहरिम है वो पाया जाता है हरित लवक के घृणा में, तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जो पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल है या हरित लवक भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो पत्तियां हैं उसका रंग जो है हरा होता है, ठीक है। तो पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है हरित लवक के घृणा में पाया जाता है, घृणा में, ठीक है। और मैंने अभी आपसे यहाँ पे बताया था कि घृणा में जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जालिकाएं या डिक्टियोसोम की खोज किसने की, ठीक है। तो देखिए जालिका को जो है मैंने आपको बता देता हूँ कि गोल्जी काय भी कहते हैं, जालिकाय को नाम याद रख लेना। तो जो गाल्जी काय है या जालिकाय है, इसकी खोज की थी सी गोल्जी ने, ठीक है। तो गोल्जी ने जो है अपने नाम पर ही जो है इसका नाम क्या रखा था, गोल्जी काय रखा था। तो इसमें जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां, ऑक्सीसोम्स पाया जाता है, तो ऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है, तो सीधी सीधी बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना ऑक्सीसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशा में राइबोसोम की खोज किसने की, तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, पैलाडे ने। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र नाम दिया, तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, वाल्डेयर ने। साथ ही यदि पूछ ले गुणसूत्र की खोज किसने की, तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है पर्णहरिम ए का सूत्र है, तो जो क्लोरोफिल होते हैं पर्णहरिम जो ए है, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं बी सी, तो ए का जो सूत्र होता है वो होता है डी वाला ऑप्शन, C55H72O5N4Mg, तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम का सामान्य व्यास है, तो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं, तो जो एमिनो अम्ल होते हैं इनके बीच में पेप्टाइड बंध होते हैं, तो आंसर होगा इसमें ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर एंथोसाइनिन, ठीक है। पर्णहरिम में एंथोसाइनिन नहीं मिलता है, बाकी कैरोटीन, ज़ैंथोफिल दोनों के दोनों पिगमेंट जो हैं वर्णक किसमें मिलते हैं, ये पर्णहरिम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रिका की खोज किसने की, तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, फांटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रवाद या क्रोमोसोम थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दिया था बावेरी तथा सटन ने, तो आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल तत्व, इसकी खोज किसने की थी, तो इसमें जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, मैकक्लिंटोक। इनका पूरा नाम था बारबरा मैकक्लिंटोक, तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 60वां, पर्णहरिम में होता है, तो आंसर इसमें होगा मैग्नीशियम Mg, ठीक है। तो पर्णहरिम में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, मुझे 60 क्वेश्चन पर ही वीडियो जो है स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, जिसमें सीटेट से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते जरूर रहिए और अपना ख्याल रखिए।